नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपका मन पूरी तरह से आपका गुलाम बन जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? अगर आप जो सोचें वो हो, जो चाहें वो मिले, जिस काम को करने का मन बनाए उसमें 100% लगन से जुड़ जाएं, तो जरा सोचिए, सुबह 5 बजे उठना है, अलार्म बजते ही आंख खुल जाए, पढ़ाई करनी है तो दिमाग खुद ब खुद फोकस हो जाए, डाइट कंट्रोल करनी है तो मन मिठाई की तरफ झांके भी नहीं, बुरी आदत छोड़नी है तो मन उसकी तरफ धकेलने की बजाय पीछे खींच ले। ये सब सुनने में फिल्म जैसा लगता है, लेकिन अगर मन को अपने काबू में कर लिया जाए तो ये हकीकत भी हो सकता है। समस्या ये है कि आज के समय में ज्यादातर लोग अपने मन के मालिक नहीं बल्कि गुलाम बन गए हैं। आपने गौर किया है, कभी पढ़ने बैठते हैं और 10 मिनट बाद ही व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं। काम के बीच में अचानक याद आ जाता है कि एक यूट्यूब वीडियो देख लूं, और फिर देखते देखते आधा घंटा निकल जाता है। कभी गुस्सा आता है तो दिल करता है बस फट पड़े, चाहे बाद में पछताना ही क्यों ना पड़े। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम वही करते हैं जो हम जानते हैं कि नहीं करना चाहिए? क्यों हमारा मन हमें बार बार उस दिशा में खींच ले जाता है जहां हम जाना ही नहीं चाहते? मन, ये हमारी जिंदगी की सबसे ताकतवर ताकत है, लेकिन अगर इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो यही ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। महान गुरु और विचारक सदियों से कहते आए हैं कि असली युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, अपने मन से होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। सोचिए, अगर यही मन बार बार आपको टाल मटोल की ओर, डर की ओर, गुस्से की ओर, आलस्य की ओर खींच रहा है, तो आप किस दिशा में जा रहे हैं? मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह अक्सर गांव के बच्चों को एक कहानी सुनाता था। उसके मन के अंदर 2 भेड़िए रहते थे। एक भेड़िया अच्छा था, शांत, धैर्यवान, मेहनती, ईमानदार। दूसरा भेड़िया बुरा था, गुस्सैल, लालची, आलसी, डरपोक। दोनों हर दिन लड़ते थे। बच्चों ने पूछा, जीतता कौन है? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, जिसे मैं ज्यादा खिलाता हूं। हमारे साथ भी यही है। हमारा मन 2 ताकतों का खेल है, एक जो हमें ऊंचाई पर ले जाना चाहती है और दूसरी जो हमें नीचे खींचना चाहती है। जीत उसी की होती है जिसे हम रोज अपनी सोच, आदतों और फैसलों से ज्यादा ताकत देते हैं। अब सवाल यह है, हम अपने मन को काबू में क्यों नहीं रख पाते? क्यों कभी यह घोड़े की तरह दौड़ता है, कभी बंदर की तरह इधर उधर कूदता है? क्योंकि मन को काबू में रखना एक कला है और यह बिना अभ्यास के नहीं आती। जैसे एक अनियंत्रित घोड़ा सवार को गिरा देता है, वैसे ही अनियंत्रित मन हमें हमारी राह से भटका देता है। आज के जमाने में यह और भी मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, एंटरटेनमेंट, हमारा मन एक जगह टिक ही नहीं पाता। पहले डिस्ट्रैक्शंस बाहर होते थे, अब वो जेब में हैं, हमारे हाथ में हैं और हर सेकंड हमारा ध्यान खींच रहे हैं। अब आप सोचेंगे, ठीक है, ये सब समझ आ गया, लेकिन इससे बाहर कैसे निकला जाए? यहीं से असली सफर शुरू होता है। मन को काबू में रखने का पहला कदम है समझना कि दुश्मन कौन है। और यहां दुश्मन का मतलब किसी और से नहीं, बल्कि हमारे मन की उन आदतों से है जो हमें अपनी मंजिल से दूर कर देती हैं। मन को हराना है तो पहले उसकी चालाकियों को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझते कि आपका मन कैसे काम करता है, तब तक आप उससे जीत नहीं सकते। क्यों हमारा मन बार बार हमें कंट्रोल करता है? क्यों यह हमें गलत दिशा में खींच ले जाता है, जबकि हमें पता होता है कि सही क्या है और इसे बदलने के लिए हमें किस तरह की सोच और समझ की जरूरत है? इन्हीं सवालों के जवाब हम आगे जानने वाले हैं। जब हम अपने मन की ताकत को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले यह देखना पड़ता है कि आखिर ये हमें कंट्रोल क्यों करता है। सच कहूं तो ये खेल उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। हमारा मन कोई साधारण चीज नहीं है। यह हमारी आदतों, हमारी पुरानी यादों और हमारी भावनाओं का ऐसा जाल है जो कभी ढीला नहीं पड़ता। जैसे जैसे हम किसी काम को दोहराते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारा दिमाग उस काम के लिए एक पगडंडी बना लेता है। और दिमाग को आलस पसंद है, वह उसी पगडंडी पर चलना चाहता है जो सबसे आसान और सबसे जानी पहचानी हो। यही वजह है कि हम बार बार वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस रास्ते को हमने खुद अपने हाथों से इतना मजबूत बना दिया है कि अब उससे हटना मुश्किल हो गया है। यह भी सच है कि हमारा मन सिर्फ वर्तमान में नहीं रहता, यह अतीत का भी गुलाम है। हमारे बचपन की बातें,
वो अनुभव जो हमें खुशी या दर्द दे गए, वो बातें जो किसी ने हमारे बारे में कह दी, ये सब कहीं ना कहीं हमारे अंदर दर्ज हैं। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम किसी काम से क्यों डर रहे हैं या क्यों टाल रहे हैं, लेकिन अगर गहराई में जाए तो उसकी जड़ में कोई पुराना अनुभव बैठा मिलेगा। ये हमारे अवचेतन मन की चाल है, जो हमारी जानकारी के बिना हमारे फैसलों पर राज करता है। हम सोचते हैं कि हमारे सारे फैसले हम खुद लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे दिमाग का जो हिस्सा सचेत है, वह सिर्फ 5% ताकत रखता है। बाकी 95% ताकत उस अवचेतन मन के पास है, जो हमारी आदतों, हमारे डर और हमारी भावनाओं से बना है। यही वजह है कि कोई आदत छोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है। आप चाहे जितना सचेतन मन से कहें कि कल से मैं बदल जाऊंगा, लेकिन जब तक आपने अपने अवचेतन को नहीं बदला, तब तक पुरानी पगडंडी पर लौटने में देर नहीं लगती। विज्ञान भी कहता है कि दिमाग की वायरिंग वैसी ही बनती है जैसी आपकी सोच और आपके काम होते हैं। जो विचार बार बार आते हैं, वे न्यूरॉन्स के बीच मजबूत कनेक्शन बना लेते हैं। अगर आप सालों से टाल मटोल करते आए हैं, तो आपका दिमाग उसी पैटर्न का आदी हो चुका है। अब आपको न केवल नई आदत डालनी होगी, बल्कि पुराने पैटर्न को तोड़ना भी होगा। और यह एक दिन का काम नहीं है। यह वैसा ही है जैसे जंगल में नई पगडंडी बनाना। पहले आपको घास काटनी होगी, मिट्टी समतल करनी होगी, और फिर बार बार उसी रास्ते पर चलना होगा, जब तक कि वह नया रास्ता पुराना और आसान न लगने लगे। लेकिन इस सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता। जब तक आप यह नहीं पकड़ पाते कि आपका मन आपको कब और कैसे धोखा दे रहा है, तब तक आप उसे मोड़ नहीं सकते। जागरूकता का मतलब है उस पल को पहचानना जब आप पुराने पैटर्न में लौटने वाले हों, और उसी समय खुद को रोक लेना। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह भी एक आदत बन जाएगी। यह वैसे ही है जैसे पहली बार साइकिल चलाते समय बैलेंस बनाना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार सीख जाने के बाद शरीर खुद ब खुद बैलेंस कर लेता है। तो अब हमें यह साफ हो गया है कि हमारा मन हमें कंट्रोल क्यों करता है, क्योंकि यह हमारी आदतों, हमारी पुरानी भावनाओं और हमारी खुद बनाई पगडंडियों का कैदी है। और अगर हमें इसे बदलना है, तो हमें इस कैद को तोड़ना होगा। लेकिन सवाल यही है कि हम ऐसा कैसे करें। यही से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जागरूकता को हथियार बनाकर अपने मन का मालिक बनने की यात्रा। और इसका पहला कदम है अपने मन से बात करने की कला। ऐसी बात जो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आपके पूरे दिमाग की वायरिंग बदल दे। अपने मन से बात करने की कला उतनी आसान नहीं जितनी सुनने में लगती है। हम सोचते हैं कि हम अपने मन से रोज बात करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम अपने मन को सुनते जरूर हैं, पर उससे सचमुच बात करना, उसे समझाना, उसकी दिशा बदलना, ये हम में से बहुत कम लोग कर पाते हैं। हम अपने दोस्त को समझा सकते हैं, अपने बच्चे को समझा सकते हैं, यहां तक कि किसी अनजान को भी तर्क देकर मना सकते हैं। लेकिन जब बात खुद के मन की आती है, तो हम हार मान लेते हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है सफल और असफल लोगों के बीच। देखिए, मन एक छोटे बच्चे जैसा है। अगर आप उसे डांटेंगे तो वह जिद करेगा, अगर आप उसे डराएंगे तो वह भागेगा, लेकिन अगर आप उसे प्यार से समझाएंगे तो वह आपकी बात मान जाएगा। समस्या यह है कि हम अपने मन से ऐसे बात ही नहीं करते। जब मन कहता है आज काम मत कर, मूड नहीं है, तो हम या तो उसकी बात मान लेते हैं या खुद को गुस्से में कोसते हैं। तू तो आलसी है, तुझसे कुछ नहीं होगा। दोनों ही तरीके गलत हैं। अपने मन से बात करने का मतलब है खुद को समझाना, जैसे आप किसी दोस्त को समझाते हैं, तर्क से, भावनाओं से और भरोसे से। मान लीजिए आज आपको दौड़ने जाना था, लेकिन मन कह रहा है थकान है, कल जाएंगे। उस समय आपको मन से ऐसे कहना है, देख मुझे पता है तू थका हुआ है, लेकिन हम सिर्फ 5 मिनट दौड़ेंगे। अगर 5 मिनट बाद भी तू कहेगा कि बस, तो हम रुक जाएंगे। इस तरह आप अपने मन के साथ सौदा करते हैं, उसे छोटा कदम उठाने के लिए तैयार करते हैं। और अक्सर होता यह है कि जब आप वह छोटा कदम उठा लेते हैं, तो मन खुद कहता है चलो थोड़ा और कर लेते हैं। यह कला इसलिए काम करती है क्योंकि हमारा मन डर और टाल मटोल को बड़ी तस्वीर से जोड़ता है। अगर आप उसे कहेंगे कि मुझे 2 घंटे दौड़ना है, तो वह सोचता है ओह ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप कहें सिर्फ 5 मिनट, तो वह मान जाता है। और जब वह मान जाता है, तो यह जीत आपकी होती है। अब सवाल उठता है,
क्या सिर्फ इस तरह छोटी छोटी बातें करके हम अपने दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं? जवाब है हाँ, और यही न्यूरोसाइंस भी कहती है। आपका दिमाग हर सोच और हर क्रिया को रिकॉर्ड करता है। जितनी बार आप किसी सकारात्मक सोच को दोहराते हैं, उतनी ही वह न्यूरॉन्स के बीच का रास्ता मजबूत कर देती है। समय के साथ यह रास्ता इतना मजबूत हो जाता है कि आपका दिमाग उसे ही नॉर्मल मानने लगता है। और यही पॉजिटिव सेल्फ टॉक का जादू है। ये धीरे धीरे आपके अवचेतन को रिप्रोग्राम कर देता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब खुद से झूठ बोलना नहीं है। अगर आप असफल हो रहे हैं और खुद से कहते हैं मैं दुनिया का सबसे सफल इंसान हूं, तो आपका अवचेतन कहेगा झूठा। लेकिन अगर आप कहें मैं सीख रहा हूं, मैं रोज बेहतर हो रहा हूं और जल्द ही मैं यह कर पाऊंगा, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा, क्योंकि यह यथार्थ से जुड़ा है और फिर भी आपको आगे बढ़ा रहा है। हर दिन अपने मन से 5 मिनट बात करना शुरू कीजिए। बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और मन को संबोधित कीजिए जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त को संबोधित करते हैं। उसे अपनी योजना बताइए, अपने डर बताइए और उसे साथ लेकर आगे बढ़ने का निमंत्रण दीजिए। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन भी आपकी भाषा समझने लगा है। और जब मन आपकी भाषा समझने लगता है, तब खेल बदल जाता है। अब आप उसे खींचकर सही दिशा में ले जा सकते हैं। अब वह आपको रोकने की बजाय आगे बढ़ाने लगेगा। यही वह बिंदु है जहां से आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन शुरू होता है। और यही वह चीज है जो किसी भी इंसान की किस्मत लिख देती है। तो अगर आपको अपना जीवन बदलना है, तो पहला हथियार है अपने मन से दोस्ती करना। और दोस्ती सिर्फ सुनकर नहीं, बल्कि बात करके होती है। याद रखिए, आपका मन आपका सबसे ताकतवर सहयोगी बन सकता है, लेकिन पहले आपको उसकी भाषा सीखनी होगी। और यह भाषा है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप जानते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ा युद्ध हम बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से लड़ते हैं। यह लड़ाई उस आवाज के साथ होती है जो हमारे दिमाग में हर वक्त बोलती रहती है। कभी वह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और कभी हमें नीचे गिरा देती है। और सच तो यह है कि अधिकतर लोग इस आवाज को अपना दुश्मन बना लेते हैं। सुबह उठते ही अगर आपके मन की पहली फुसफुसाहट यह हो कि आज भी मैं शायद ठीक से काम ना कर पाऊं या फिर से गलती हो जाएगी, तो यकीन मानिए आपने दिन की आधी बाजी उसी पल हार दी। यही है नेगेटिव सेल्फ टॉक, वो बातें जो हम खुद से कहते हैं और फिर उन्हें सच मानकर जीने लगते हैं। अब बात करते हैं पहली विधि की, सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सोचिए, जब आप कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, आप अपने दिमाग के भीतर एक स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। और आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड कर लेता है। इस अवचेतन की सबसे खास बात यह है कि यह बार बार सुनी गई बात को सच मान लेता है, चाहे वह सही हो या गलत। अगर आप रोज खुद को कमजोर, आलसी या अयोग्य बताते हैं, तो आपका अवचेतन आपको उसी सांचे में ढाल देता है। विज्ञान में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी हमारा दिमाग अपनी वायरिंग बदल सकता है। जब आप एक ही विचार को बार बार सोचते हैं, तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। और जितना अधिक आप उन्हें दोहराते हैं, उतने ही मजबूत वे कनेक्शन हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप लगातार नकारात्मक बातें करते हैं, तो आपका दिमाग उस नकारात्मक रास्ते पर चलने का आदी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी ताकत का इस्तेमाल सकारात्मक बातों के लिए करते हैं, तो आप एक नया, मजबूत और सकारात्मक रास्ता बना सकते हैं। यहां एक बात साफ कर लें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब खुद से झूठ बोलना नहीं है। अगर आप कहें मैं आज ही ओलंपिक जीतूंगा, जबकि आपने अभी ट्रेनिंग शुरू भी नहीं की, तो आपका दिमाग उसे खारिज कर देगा। लेकिन अगर आप कहें मैं रोज मेहनत करूंगा और हर दिन बेहतर बनूंगा, तो यह बात उसे असली और संभव लगेगी और वही आपका आत्मविश्वास बनाने लगेगी। अब सवाल है कि इसे जीवन में लागू कैसे करें। सबसे पहला कदम है जागरूकता। आप अपने मन में किस तरह की बातें कर रहे हैं, यह पहचानना। एक दिन खुद पर ध्यान दीजिए। जब भी आप खुद से कुछ कहें, नोट करें कि उसमें कितनी नेगेटिविटी है। यह पहचान ही आधी जीत है। दूसरा कदम है सुबह उठते ही सकारात्मक वाक्यों से दिन की शुरुआत करना। जैसे मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं अपने लक्ष्यों के लिए काम कर रहा हूं।
सुबह का वक्त इसीलिए खास है क्योंकि उस समय आपका अवचेतन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। तीसरा कदम है चुनौतियों को सीखने का मौका मानना। जब कोई मुश्किल आए तो अपने मन से कहें, यह मुझे मजबूत बनाएगी, यह मेरी क्षमता को बढ़ाएगी। इस तरह आप डर को उत्सुकता में बदलते हैं। चौथा कदम है गलतियों पर खुद को कोसने की बजाय सेल्फ कंपैशन अपनाना। अगर कोई गलती हो जाए तो कहें, ठीक है, मैं सीख रहा हूं, अगली बार बेहतर करूंगा। यह आपके अवचेतन को यह सिखाता है कि गलती अंत नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का एक हिस्सा है। धीरे धीरे इन छोटे छोटे कदमों से आपका दिमाग खुद को नए पैटर्न में ढालना शुरू कर देगा और एक दिन आपको महसूस होगा कि जो आवाज कभी आपको गिरा देती थी वही अब आपको आगे बढ़ाने लगी है। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई एक दिन का जादू नहीं है। यह एक बीज बोने जैसा है। आज बोए, रोज पानी दें और समय के साथ यह एक विशाल पेड़ बन जाएगा। जब यह पेड़ अपनी जड़ों से मजबूत हो जाएगा तब कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाएगा। दूसरी विधि, ध्यान नियंत्रण, फोकस मास्टरी। ध्यान नियंत्रण का मतलब है अपने मानसिक ऊर्जा को बिखरने से बचाना और उसे उस एक जगह केंद्रित करना जहां वह सबसे ज्यादा असर कर सकती है। यह ठीक वैसा है जैसे धूप के फैले हुए किरणें तो गर्माहट देती हैं, लेकिन अगर उन्हें एक लेंस के जरिए एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए तो वह आग जला सकती है। आपका दिमाग भी वैसा ही है। बिखरा हुआ ध्यान गर्माहट देता है, लेकिन केंद्रित ध्यान आग जला देता है, यानी नतीजे पैदा करता है। आज की दुनिया में ध्यान सबसे महंगी और दुर्लभ मुद्रा बन चुकी है। नोटिस कीजिए, आपका फोन हर 5 मिनट में आपको नोटिफिकेशन देता है, सोशल मीडिया हर पल कुछ नया दिखाता है और आपके आसपास के लोग भी आपके समय और ऊर्जा का हिस्सा चाहते हैं। ऐसे माहौल में किसी एक काम पर लगातार ध्यान बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यही वह कला है जो असाधारण लोगों को आम लोगों से अलग करती है। अब ध्यान नियंत्रण सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचना नहीं है, यह उससे कहीं गहरी चीज है। यह उस क्षमता का विकास करना है कि आपका मन जब भी कहीं भटकने लगे आप उसे पकड़कर वापस लाएं और उसे उसी काम में लगा दें जो आपके लिए सबसे अहम है। इस कौशल को विकसित करने के लिए आपको 3 स्तर पर काम करना होगा: शरीर, मन और माहौल। सबसे पहले शरीर। एक थका हुआ शरीर ध्यान नहीं रख सकता। अगर आपकी नींद अधूरी है, पानी कम पीते हैं या आप सही भोजन नहीं करते तो आपका ध्यान उतना ही अस्थिर होगा जितना किसी भूखे इंसान का मूड। इसका मतलब यह है कि ध्यान नियंत्रण की शुरुआत आपकी लाइफस्टाइल से होती है। अच्छी नींद, हाइड्रेशन और पोषण ये आपके दिमाग को वह ऊर्जा देते हैं जो लंबे समय तक फोकस बनाए रखने के लिए जरूरी है। दूसरा, मन। यहां असली खेल शुरू होता है। आपका मन हर वक्त हजारों विचार पैदा करता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक इंसान रोज औसतन 60,000 से 70,000 विचार सोचता है। उनमें से अधिकतर या तो दोहराए हुए होते हैं या किसी काम के नहीं। ध्यान नियंत्रण का मतलब है इस विचारों की भीड़ में से सिर्फ वही विचार पकड़ना जो आपके लक्ष्य से जुड़े हैं। इसके लिए सबसे असरदार तकनीक है पोमोडोरो टेक्निक। इसका सिद्धांत बेहद सरल है। 25 मिनट सिर्फ एक काम पर ध्यान, फिर 5 मिनट का ब्रेक। यह चक्र दोहराते रहिए। यह इसलिए काम करता है क्योंकि हमारा दिमाग छोटे छोटे समय के ब्लॉक्स में बेहतर काम करता है और हर ब्रेक उसे रीसेट करने का मौका देता है। तीसरा, माहौल। आप चाहे जितनी मजबूत इच्छा शक्ति क्यों न रखें, अगर आपका माहौल ध्यान भटकाने वाला है तो फोकस रखना मुश्किल होगा। इसका मतलब है काम शुरू करने से पहले अपने आसपास का वातावरण ऐसा बना लें जहां कोई अनावश्यक रुकावट ना हो। फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डालें, गैर जरूरी टैब बंद करें और अपने टेबल पर सिर्फ वही चीजें रखें जो उस समय के काम से जुड़ी हों। लेकिन ध्यान नियंत्रण सिर्फ तकनीकों का खेल नहीं है, यह एक मानसिक अनुशासन है। यह आपके मन को प्रशिक्षित करने की आदत है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे जिम में मसल ट्रेनिंग। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप नियमित अभ्यास करते हैं आपका फोकस मसल मजबूत होता जाता है। एक और अहम बात, ध्यान का मतलब हमेशा सिर्फ काम नहीं होता। कभी कभी ध्यान का मतलब होता है अपनी पूरी मौजूदगी के साथ किसी अनुभव में होना। जैसे खाना खाते वक्त सिर्फ खाना, दोस्तों से बात करते वक्त सिर्फ बात और व्यायाम करते वक्त सिर्फ व्यायाम। यह आदत आपके दिमाग को एक समय में एक काम करने की ट्रेनिंग देती है जो लंबी अवधि में आपके प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जीवन में
ध्यान को बेहतर बनाती है। अब यह सब सुनकर आप सोच सकते हैं, क्या यह सिर्फ बड़े लक्ष्यों के लिए है? बिल्कुल नहीं। चाहे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कोई नया कौशल सीख रहे हो, बिजनेस चला रहे हो या बस एक किताब पढ़ रहे हो, फोकस मास्टरी आपकी प्रगति को कई गुना तेज कर सकती है। ध्यान नियंत्रण का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको फ्लो स्टेट में ले जाता है। वह मानसिक अवस्था जहां आप पूरी तरह डूब जाते हैं, समय का पता नहीं चलता और आपका काम लगभग सहजता से होता है। शोध बताते हैं कि फ्लो स्टेट में काम करने वाले लोग सामान्य लोगों की तुलना में 5 गुना ज्यादा उत्पादक होते हैं। तो अगर पॉजिटिव सेल्फ टॉक ने आपको मानसिक रूप से तैयार किया है, तो फोकस मास्टरी आपको वह हथियार देता है जिससे आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में चला सकें। और जब ये दोनों विधियां मिलकर काम करती हैं, तब आप सिर्फ सपने देखने वाले नहीं रहते, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने वाले बन जाते हैं। तीसरी विधि, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। निरंतरता वह जादू है जो छोटे छोटे प्रयासों को बड़े नतीजों में बदल देता है। यह वह गुप्त सूत्र है जो औसत प्रतिभा वाले व्यक्ति को भी असाधारण बना सकता है। दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति की कहानियों में एक कॉमन धागा मिलेगा। वे सब किसी न किसी चीज में लगातार लगे रहे, चाहे मौसम जैसा भी हो, मूड जैसा भी हो, परिस्थितियां जैसी भी हों। अब सोचिए, फोकस मास्टरी ने आपको एक काम में डुबो दिया, लेकिन अगर आप वह काम सिर्फ 1 हफ्ते के लिए करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो उसका असर हवा में गायब हो जाएगा। जैसे जिम में 1 हफ्ते कड़ी मेहनत करने से शरीर में बदलाव नहीं आता, वैसे ही जीवन में किसी भी लक्ष्य के लिए एक बार का प्रयास पर्याप्त नहीं होता। निरंतरता ही वह पुल है जो प्रयासों को नतीजों से जोड़ता है। लेकिन निरंतरता के बारे में एक गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है हर दिन भारी भरकम मेहनत करना, जबकि सच ये है कि निरंतरता का मतलब है हर दिन या नियमित अंतराल पर छोटा लेकिन ठोस कदम उठाना। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो 1 साल में आप लगभग 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। यह गणित नहीं, जादू है, कंपाउंड इफेक्ट का जादू। अब निरंतरता बनाए रखने के लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। पहली, रूटीन बनाना। रूटीन आपके दिमाग को यह तय करने से बचाता है कि आज क्या करना है। जब आपके काम एक तय पैटर्न में होते हैं, तो दिमाग को निर्णय लेने में ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती और वह ऊर्जा सीधे काम में लगती है। यही कारण है कि सफल लोग अपनी सुबह और शाम की दिनचर्या को पवित्र मानते हैं। दूसरी, ट्रैकिंग करना। जो मापा जा सकता है वह सुधारा जा सकता है। चाहे आप नई भाषा सीख रहे हों, फिटनेस पर काम कर रहे हों या किताब लिख रहे हों, अपनी प्रगति को लिखित में ट्रैक करना शुरू करें। एक साधारण कैलेंडर, ऐप या नोटबुक काफी है। हर दिन का छोटा टिक मार्क आपको मनोवैज्ञानिक संतुष्टि देता है और अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। तीसरी, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, निरंतरता का मतलब अडियल होना नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और कभी कभी योजनाएं बदलनी पड़ती हैं। लेकिन लचीलापन का मतलब यह नहीं कि आप छोड़ दें, बल्कि यह है कि आप रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन मंजिल वही रखते हैं। अगर किसी दिन आप अपनी पूरी वर्कआउट नहीं कर पाए, तो कम से कम कुछ स्ट्रेचिंग कर लें। अगर पूरी किताब नहीं पढ़ पाए, तो 2 पेज ही सही, लेकिन आदत टूटने न दें। निरंतरता को सबसे बड़ा खतरा होता है परफेक्शनिज्म से। हम सोचते हैं कि जब तक मैं सब कुछ बिल्कुल सही नहीं कर सकता, तब तक शुरू ही नहीं करूंगा। यह सोच आपको पहले ही दिन हरा देती है। याद रखिए, अधूरा प्रयास भी शून्य प्रयास से बेहतर है। और एक और बात, निरंतरता का मतलब बोरियत से लड़ना भी है। शुरुआती दिनों में जोश होता है, नई नई चीजें रोमांचक लगती हैं, लेकिन समय के साथ वह जोश कम हो जाता है और काम दोहराव जैसा लगने लगता है। यही वह समय है जब ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। असली खिलाड़ी वही है जो इस बोरियत को पार कर जाता है। यह वह क्षण है जहां आदत अनुशासन से आगे निकल जाती है। अब आप यह काम इसलिए करते हैं क्योंकि यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है, न कि सिर्फ इसलिए कि आप प्रेरित हैं। कंसिस्टेंसी का एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। यह आपको अपनी पहचान बदलने में मदद करता है। जब आप लगातार किसी चीज को करते हैं, तो आपका दिमाग आपको उसी रूप में देखने लगता है। अगर आप रोज लिखते हैं, तो आप अपने आप को लेखक मानने लगते हैं। अगर आप रोज दौड़ते हैं, तो आप अपने आप को धावक मानने लगते हैं। यह पहचान का बदलाव आपको और गहराई से उस काम से जोड़ देता है। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक ने आपको मन से जोड़ा, फोकस मास्टरी ने आपका ध्यान स्थिर किया
और कंसिस्टेंसी ने उस ध्यान को समय के साथ मजबूती दी। अब आप वो व्यक्ति बन रहे हैं जो न सिर्फ शुरुआत करता है बल्कि उसे अंत तक ले जाता है। चौथी विधि, नकारात्मकता से बचाव, शील्डिंग फ्रॉम नेगेटिविटी। नकारात्मकता बाहर से भी आती है और भीतर से भी। यह दूसरों की हतोत्साहित करने वाली बातें हो सकती हैं, सोशल मीडिया का बुरा असर या खुद के मन में उठने वाले संदेह। इसका असर यह है कि हमारी ऊर्जा रिसने लगती है और हमारा ध्यान टूट जाता है। इससे बचने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1, इनपुट पर नियंत्रण। फालतू नकारात्मक खबरें, बेकार विवाद और आपको नीचा दिखाने वाली बातें, इनसे दूरी बनाइए। 2, सर्कल की सफाई। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको ऊपर उठाएं, न कि गिराएं। 3, मानसिक डिटॉक्स। हफ्ते में 1 दिन तकनीक से दूर रहकर खुद से जुड़ें। जब आप अपने मन के चारों ओर यह सुरक्षा कवच बना लेते हैं तो बाहरी नकारात्मकता आपको हिला नहीं पाती, और यही आपको ले जाती है हमारी 5वीं और अंतिम विधि की ओर। 5वीं विधि, आत्मनियंत्रण की कला, आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। प्रेरणा आपको शुरुआत करवाती है, लेकिन आत्मनियंत्रण आपको मंजिल तक पहुंचाता है। इसका मतलब है अपने वादे निभाना, टेम्परेरी सुख को टालना और अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काबू पाना। सेल्फ डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक मांसपेशी की तरह है। इसे मजबूत करने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करें, जैसे समय पर उठना, रोज थोड़ी पढ़ाई करना या तय काम समय पर पूरा करना। आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा इनाम यह है कि आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं, और जब मन आपका साथी बन जाए तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।